वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम जूनियर के सिविक्स के सिलेबस के क्रम में भारत में लोकतंत्र टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हम लोकतंत्र और निर्वाचन आयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि लोकतंत्र होता क्या है। तो लोकतंत्र आपका इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसका शाब्दिक अर्थ है लोगों का शासन, जिसमें क्या होता है लोकतंत्र लोगों का, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए शासन है। ठीक है ना। इसमें लोग ही जो है अपने लिए शासन चुनते हैं और लोकतंत्र का तात्पर्य ऐसी शासन व्यवस्था से है जिसमें देश के लोगों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समान भागीदारी हो। तो इसमें आप डायरेक्ट जो है अपने सांसदों को चुनते हैं और वो आपके लिए जो है संसद से कानून और अनेक जो है योजनाओं का निर्माण करते हैं। इसमें महिलाओं, पुरुषों, दलितों एवं अल्पसंख्यकों सहित समाज के अन्य सभी वर्गों की भी समान भागीदारी होती है। तो लोकतंत्र में सभी समाज के सभी लोगों की समान भागीदारी होती है। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी वयस्क 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग होते हैं। वो अपने मत का प्रयोग करके कुछ प्रतिनिधियों को चुनते हैं। तो हम लोग जो है चुनाव इसीलिए होता है ताकि हम लोग जो है अपने प्रतिनिधियों को चुन सकें जो हमारे लिए योजनाएं बना सकें, हमारे लिए कानून बना सकें। ठीक। तो चुने हुए ये प्रतिनिधि जो है ये मिल करके देश के लिए कानून बनाते हैं और ये कानून भी अधिकांश चुने हुए लोगों की सहमति से बनते हैं, यानी कि वहाँ पर भी ये बहुमत से बनते हैं। जैसे हम लोगों ने विधायकों को चुन के वहाँ पे भेजा, उसके बाद वहाँ पे क्या होते हैं कि वहाँ पे भी जो बहुमत से विधायक जिसके पक्ष में वोट करते हैं वही कानून बनता है। ठीक है ना। भारतीय लोकतंत्र में संसद लोगों की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। तो भारतीय लोकतंत्र में संसद लोगों की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोगों की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था क्या है, तो वो है आपका संसद। ठीक है ना। सरकार अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। तो जो सरकार होती है वो किसके प्रति उत्तरदायी होगी? संसद के प्रति उत्तरदायी होगी। ठीक। लोकतंत्र में व्यक्तिगत निर्णय नहीं अपितु सामूहिक निर्णय महत्व रखता है। तो लोकतंत्र में कोई अगर आप अकेले किसी को वोट देंगे तो उससे कोई मतलब नहीं। सामूहिक रूप से जिसको वोट दिया जा रहा है, जिसके पास ज़्यादा बहुमत होगा वही जीतता है। ठीक है ना। तो इसमें व्यक्तिगत निर्णय मायने नहीं रखता लोकतंत्र में, इसमें सामूहिक निर्णय मायने रखता है। लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सर्वसाधारण को अधिकतम भागीदारी का अवसर मिलता है। तो देश के लिए आपको चुनने का अवसर मिलता है। ठीक है ना। तो सर्वोत्तम जो है भागीदारी का अवसर किसमें मिलता है? लोकतंत्र में, सर्वसाधारण को। आज़ादी के बाद लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए ही देश में संविधान लिखा गया। तो लोकतंत्र की स्थापना के लिए जो है आज़ादी के बाद क्या किया गया? देश में संविधान लिखा गया। सरकार और उसकी संस्थाओं के कार्य की जानकारी प्राप्त करने के लिए जनता को सूचना का अधिकार दिया गया है। तो सरकार किस तरह से काम कर रही है, वो सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं, उसकी संस्थाएं सही तरीके से काम कर रही हैं कि नहीं, ये सब जानने का हक जनता को दिया गया है। इसीलिए सूचना का अधिकार अधिनियम बनाया गया जो कि अक्टूबर 2005 से लागू किया गया है। ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे, ये अधिनियम याद रखेंगे कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो ये 2005 में लागू किया गया था। ठीक। लोकतंत्र के 4 आवश्यक आधार निम्नलिखित हैं। तो लोकतंत्र के 4 आधार जो है इसमें दिए गए हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। इसके लिए जो है आपके संविधान में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। आपके नागरिकों के पास मौलिक अधिकार होने चाहिए। ठीक है। जिनके हनन होने पर वो क्या कर सकता है? स्वतंत्र न्यायपालिका के पास जा सकता है। न्यायपालिका भी आपके यहाँ पे स्वतंत्र होनी चाहिए। इस पर किसी भी नेता का या फिर किसी संसद का दबाव नहीं होना चाहिए। और आपकी संचार मीडिया भी लोकतंत्र का एक आवश्यक आधार है। तो संचार मीडिया से हमें सरकार के कार्यों के बारे में जानकारी और उसकी कमियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है ना। तो इनमें से अभी हम लोग जो है आगे निर्वाचन आयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक। अब देखिए ये आपको 2 वोट जो है जरूर याद रखने हैं कि ये किसने कहे हैं। ठीक। तो ये आपका है कि तुम बेवकूफ़ बना सकते हो सभी लोगों को कुछ समय के लिए। ठीक है। तुम बेवकूफ़ बना सकते हो सभी लोगों को लेकिन कुछ समय के लिए, और कुछ लोगों को हमेशा के लिए। तुम बेवकूफ़ बना सकते हो सभी लोगों को कुछ समय के लिए और कुछ लोगों को हमेशा के लिए, लेकिन सभी लोगों को आप हमेशा के लिए बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। ये किसने कहा है? तो ये कहा है अब्राहम लिंकन ने। और ये आपको कोट जरूर याद रखना है किसने बोला है। ठीक है ना।
समाज को दुष्ट आदमी की दुष्टता नहीं बल्कि अच्छे लोगों की निष्क्रियता पतन की ओर ले जाती है। ये किसने कहा है? ये कहा है शिव खेरा ने। ठीक, तो ये दोनों कोट आप याद रखेंगे किसने कहा है। अब यहाँ पे जो है पहले देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। ये क्या होता है? ईवीएम को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और वीवीपैट का फुल फॉर्म होता है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। तो ये जो फुल फॉर्म्स हैं इसको भी आप याद रखेंगे। और नोटा होता है नन ऑफ द अबव। अगर आपको कोई भी प्रतिनिधि जो है पसंद नहीं है चुनाव में, तो आप नोटा का चुनाव कर सकते हैं कि इनमें से हम किसी को वोट नहीं देना चाहते हैं। और ये नोटा बटन सबसे नीचे होता है, सारे प्रतिनिधियों के बाद सबसे नीचे ये नोटा वाला बटन होता है। ठीक है ना? तो वीवीपैट, ईवीएम और नोटा का फुल फॉर्म आप याद रखेंगे। अब हम देखते हैं निर्वाचन आयोग के बारे में। तो निर्वाचन आयोग जो है वो संविधान के भाग 15 में, तो भाग आपको याद रखने जरूरी है, किसी एक वीडियो में आपको सारे भाग के बारे में बता दिया जाएगा। संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक दिया गया है निर्वाचन आयोग के बारे में। निर्वाचन आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है, तो आप याद रखेंगे ये एक संवैधानिक निकाय है। और 25 जनवरी 1950 को ये स्थापित की गई थी। तो 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। और निर्वाचन आयोग केवल संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का ही चुनाव कराता है। ठीक है ना? संसद में आपका राज्यसभा विधानसभा हो गया, राज्य विधानमंडल हो गया आपका विधानसभा और विधान परिषद, उसके बाद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, केवल इन्हीं का चुनाव जो है निर्वाचन आयोग कराती है। ठीक है ना? ये जो है नगर पंचायत, नगर पालिका का चुनाव नहीं कराता है। तो ये नगर पालिका और नगर पंचायत का जो चुनाव होते हैं ये इसका काम, निर्वाचन आयोग का काम नहीं है। इनका संचालन कौन करता है? तो इनका संचालन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। तो ये जो मुख्य निर्वाचन आयोग है ये जो है नहीं कराती है, बल्कि राज्य निर्वाचन आयोग जो है ये नगर पंचायत और नगर परिषदों का चुनाव कराते हैं। तो ये ग्राम प्रधानी वाला जो चुनाव होता है ये भी आपका राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत होता है। चुनाव की प्रक्रिया का प्रारंभ राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा जारी अधिसूचना से होता है। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो राष्ट्रपति द्वारा जारी अधिसूचना से आपका संसद, विधानमंडल, राष्ट्र, इन सब का जो है चुनाव होता है। और आपका ये जो राज्यपाल जब अधिसूचना जारी होता है इससे आपका विधान मंडल का, इससे आपका ये नगर पंचायत और ये नगर परिषद का, इन सब का चुनाव होता है राज्यपाल के द्वारा जारी अधिसूचना से। ठीक, तो निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करता है सबसे पहले, और इस घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। तो ये पूछा जाता है कि आदर्श आचार संहिता कब लागू होती है? तो ये जब चुनाव की घोषणा होती है उसी समय से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। चुनाव प्रचार करने का लोगों को समय दिया जाता है, मतलब कि जो पार्टियां होती हैं। और चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवारों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। और चुनाव प्रचार मतदान की तिथि से 48 घंटे पहले बंद भी हो जाता है। तो चुनाव प्रचार कब बंद होता है? मतदान की तिथि से 48 घंटे पहले बंद कर दिया जाता है। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 324 के बारे में। निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन व नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें आती हैं। निर्वाचन आयोग में क्या क्या होगा? एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, और आवश्यक जो है अन्य निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर बनता है। तो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य जो है आवश्यक, इनके अलावा मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा और भी निर्वाचन आयुक्त से मिलकर के निर्वाचन आयोग का निर्माण होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित अन्य निर्वाचन आयुक्तों की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? राष्ट्रपति। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं इन सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति उसी प्रक्रिया से हटाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। तो ये जो राष्ट्रपति जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को जो हटाने का है, पहले तो उसको नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और उसके बाद राष्ट्रपति उसी प्रक्रिया से हटाएगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जा रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को आपने देखा था कि संसद से महाभियोग की प्रक्रिया पहले पास होती थी, उसके बाद जो है राष्ट्रपति हटाता था। तो उसी तरह से मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी हटाया जा सकता है। और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को कैसे हटाया जाएगा? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा हटा दिया जाएगा। तो अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह से राष्ट्रपति हटाएगा, लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट को जैसे हटाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को उस तरह से हटाया जाएगा। ठीक, अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने पद पर 65 वर्ष की आयु तक या 6 वर्ष तक जो पहले पूर्ण हो रह सकता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि जैसे उनको 6 वर्ष तक की उनका कार्यकाल है, लेकिन उसके पहले अगर वो 65 वर्ष के हो जा रहे हैं तो वो अपने पद से
जो है हट जाएंगे, ठीक है ना। अन्य निर्वाचन आयुक्त को भी 6 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। तो अन्य निर्वाचन आयुक्त भी 6 वर्ष के लिए नियुक्त हो जाते हैं, लेकिन वो जो है 62 वर्ष की आयु में पदावकाश ग्रहण करते हैं। यानी कि ये 6 वर्ष के लिए नियुक्त हुए हैं, लेकिन अगर उसके पहले ये 62 वर्ष के हो जा रहे हैं तो ये जो है अपने पद से हट जाएंगे, ठीक। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए 6 वर्ष की कार्यकाल है, लेकिन 65 वर्ष तक वो अपने पद पर रह सकते हैं, और ये जो है 65 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर रह सकते हैं। और इनके लिए अन्य निर्वाचन आयुक्त के लिए 6 वर्ष, और वो 62 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर रह सकते हैं, ठीक। अब 325 में देखिए, धर्म, मूल वंश, जाति और लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति को निर्वाचक नामावली में शामिल करने से मना नहीं किया जाएगा। तो ये आपसे पूछे जाते हैं, किन आधारों पर किसी व्यक्ति को निर्वाचक नामावली में शामिल करने से मना नहीं किया जाएगा। तो धर्म, मूल वंश, जाति और लिंग के आधार पर निर्वाचक नामावली में शामिल करने से मना नहीं किया जाएगा। अब अनुच्छेद 326 में देखिए कि लोकसभा एवं राज्यसभा की विधानसभाओं के निर्वाचन वयस्क मताधिकार के नाम आधार पर होंगे। यानी कि ऐसे व्यक्ति जो 18 वर्ष के ऊपर हैं वो लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन में अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे। ये अब सब जानते हो। पहले ये उम्र कितनी थी? तो पहले ये उम्र 21 वर्ष थी, परंतु 61वें संविधान संशोधन 1989 में 18 वर्ष कर दिया गया। तो 21 से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया, ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये हुआ था 61वां संविधान संशोधन 1989 में। तो क्या किया गया कि उम्र जो है 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दी गई वोट डालने की, ठीक। अनुच्छेद 327 में देखते हैं कि विधान मंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। इसमें क्या है, विधानसभा और विधान परिषद चुनाव से संबंधित नियम, परिसीमन आदि से संबंध में विधि बनाने की जो शक्ति है किसके पास है, वो है संसद के पास। यानी कि विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव से संबंधित कोई भी नियम बनाना हो, या फिर किसी राज्य के परिसीमन से संबंध में कोई विधि बनानी हो, इसकी जो शक्ति है वो आपके संसद के पास है। प्रथम परिसीमन आयोग आपसे पूछा जाता है, तो प्रथम परिसीमन आयोग का गठन 1952 में किया गया था, ठीक। तो परिसीमन आयोग हो गया, या फिर विधानसभा विधान परिषद से संबंधित चुनाव के नियम हो गए, ये सब बनाने की शक्ति संसद के पास है। लेकिन देखिए अब इसमें देखिए 328 में क्या है कि विधान मंडलों के निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की राज्य विधानमंडल की शक्ति। तो राज्य विधानमंडल जो है वो भी विधानमंडलों के निर्वाचन से संबंधित नियम बना सकती है। संसद तो बनाती ही है, उसके अलावा राज्य विधानमंडल भी जो है विधानमंडलों के निर्वाचन से संबंधित नियम बना सकती है, ठीक। लेकिन परिसीमन का जो कार्य है वो केवल संसद के पास है। अब देखिए अनुच्छेद 329 में क्या है, निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप की वर्जना। तो संसद और विधानमंडल द्वारा बनाए गए निर्वाचन संबंधी विधि के खिलाफ न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है, ठीक है ना। अगर ये संसद और विधानमंडल ने कोई निर्वाचन संबंधी नियम बनाए हैं तो उसके खिलाफ न्यायालय में अपील नहीं की जाएगी, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आया तो आप लाइक करेंगे और अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।